हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज की वीडियो रहने वाली है 5th सेम के एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट के ऊपर। यूनिट 2 के जितने भी पिछले 3 सालों के क्वेश्चन हैं सब कवर करेंगे। बट आप लोग एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि क्वेश्चंस जो भी हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर से ले रहे हैं, तो एग्जाम में क्या आएगा वो तो किसी को भी नहीं पता। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में आया है कि MSME क्या होता है, उसको डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो डिटेल में कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है MSME का, और इसके बेनिफिट्स बताने हैं कि रजिस्ट्रेट अगर आप करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो गाइज मैं ना आपको मतलब मेन मीनिंग समझाऊंगी, क्योंकि EDP ये जो एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेइंतहा गप्पे चल सकती हैं। बट आप लोगों के पेपर में सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ इसी पेपर में आई हैं आपको, बट जबकि ये सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, पर इसके चैप्टर ज़्यादा होने की वजह से कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। और अभी तक आपका एक भी पेपर यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं डाला है जिसमें आप चौंक जाओ कि हाय ये क्या पेपर में डाल दिया। तो एक पेपर में यूनिवर्सिटी गड़बड़ करती है, आपको पता है। थोड़ा सेफ साइड चलिएगा। मैंने यूनिट 1 के भी वीडियो में लास्ट में बताया था कि वो क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं मेरे नज़रिए से वो बनते हैं, पर आप और भी कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सेफ चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही यूनिट 2 के वैसे इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन रखे, 8 to 9 क्वेश्चन है यूनिट 2 के। तो इस यूनिट 2 के सिर्फ ये वीडियो वाले भी कर लो, पर यूनिट 1 के कुछ और क्वेश्चन ऐड ऑन ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि पेपर यूनिवर्सिटी कई बार उसकी खोपड़ी सटक जाती है और एक पेपर तो वो आपकी मतलब सोच से बाहर डालेगी। अभी तक 5th सेम का मुझे नहीं लगता कोई भी पेपर ऐसा हुआ है ने सोचा हो वो उसके ऑपोजिट आया हो। तो प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि अभी तक ये हर बार होता है। और MCOM के साथ, BCOM फर्स्ट सेम के साथ, थर्ड के साथ अभी तक हो चुका है, सिर्फ 5th सेम पेंडिंग है। तो देख लेना किसी पेपर में झटका लग सकता है। ठीक है, तो चलिए 2023 का क्वेश्चन है, MSME को डिफाइन करना है। पहले बताओ, देखो MSME क्या होती है, सिंपल भाषा में सुनो। MSME माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज होती है उनको बोलते हैं MSME। अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के नाम से आपको समझ आ गया कि इसमें गप्पे चलेंगी। MSME सुनते हैं तो हमें लगता है हाय यार ये क्या टॉपिक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। बट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, ये एंटरप्राइजेज इकॉनमी की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो हमारी इकॉनमी की GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, नई नई नौकरियाँ क्रिएट करते हैं, कंपनी मतलब इंडिया में एक्सपोर्ट्स करवाते हैं। तो इंडिया का जो MSME है ये क्लासीफाई है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट के ऊपर, और इनकी एनुअल टर्नओवर डिफाइन करती है इनको। लाइक जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ होती है, पर उनकी एनुअल टर्नओवर जो उनको रिसीव होता है 1 करोड़ लगा के वो लोग 5 करोड़ तक कमाते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज। स्मॉल एंटरप्राइजेज कौन सी होती है, जो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं और 50 करोड़ तक नोट छापते हैं। मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की होती है पर वो 250 करोड़ तक छापते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सिंपल सा टेबल बना हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ वही लिखा है। ठीक है, अब अगर आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हो तो आपको कैसे अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME ये बहुत इजी है क्योंकि ऑनलाइन होने लग गया है। इसको आप ऑनलाइन वेबसाइट है एक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसका बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ईजी। उसका मतलब जो फॉर्मेट बना हुआ है, जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे बहुत इजी उसको यूज़ करना है, तो ईजिली आप उस पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि करनी ही करनी है, पर ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप अपने आप को इसमें रजिस्टर करते हो तो आप बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, उनका फ़ायदा ले सकते हो। क्योंकि माइक्रो, स्मॉल जो कंपनीज़ हैं ना, इनके लिए गवर्नमेंट ने बड़ी स्कीमें निकाल रखी हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, मल्टीपल लैंग्वेज में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपको आपके आधार कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जो कि ज़रूरी है। मैंडेटरी आधार कार्ड आज के टाइम पर हर जगह। ठीक है, एप्लीकेंट के पास उसका आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर होना चाहिए आपके प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का होना चाहिए, मैनेजिंग पार्टनर, और कंपनी की LLP का सिग्नेटरी होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने बिजनेस की डिटेल फिल करनी है कि कंपनी का नाम क्या है, किस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कल ही कंपनी है। पैन नंबर भी देना है बिजनेस का। उसके बाद आपको आपकी बैंक डिटेल फिल करनी है कि आपका बैंक का नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है। देन आपको क्लासिफिकेशन एंड एक्टिविटीज़ करनी है, यानी कि आपको क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आप माइक्रो एंटरप्राइज हो, स्मॉल एंटरप्राइज हो या मीडियम एंटरप्राइज हो। आपको आपका प्राइमरी बिजनेस की एक्टिविटी को मेंशन करना है कि आप
क्या करोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, क्या चीज़ें आप मतलब एक्टिविटी आपका बिजनेस करेगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देनी है इन्वेस्टमेंट कि कितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस में और कितनी उससे टर्नओवर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी टर्नओवर है। तो आपको वहाँ पे फिल कर देना है कि इन्वेस्टमेंट इतनी है मेरी प्लांट और मशीनरी वगैरह में और इतनी टर्नओवर मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जीएसटी की रिटर्न वगैरह वहाँ पे आप दिखा दोगे। देन आपकी जो रिटर्न है वो वेरिफिकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए चली जाएगी। डाटा को ऑटोमेटिकली वेरीफाई किया जाएगा थ्रू इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट डाटाबेस, लाइक जो भी आपका पैन और जीएसटी होगा उसके थ्रू आपके डाटा को वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। देन आपको एक उद्यम का सर्टिफिकेट रिसीव होगा जिस पोर्टल पे आपने खुद को रजिस्टर किया। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेंट को एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी ईमेल पे, और ये सर्टिफिकेट में आपका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसको बोलते हैं URN, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। ये हर स्मॉल मीडियम, ठीक है, छोटे एंटरप्राइजेस के पास होता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ी जब आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया? आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका GST नंबर और आपकी कितनी टर्नओवर और कितनी इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में है। ठीक है, अब अगर आप अपने आप को MSME रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे पहले आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं जो मीडियम स्मॉल, ठीक है, ये जो छोटे मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम वाले जो हमारे एंटरप्राइजेज हैं ना, इनको बड़े फाइनेंस बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, बड़े इंसेंटिव्स देती है। पहला इनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, यानी कि इनको प्रायोरिटी मिलती है लैंडिंग्स में। MSME को लोन आसानी से मिल जाता है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। कोलेटरल फ्री लोन होता है, यानी कि इनको कुछ गारंटी नहीं देनी पड़ती। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है कि बिना गारंटी के इनको लोन मिल जाएगा, गारंटी फ्री लोन। सब्सिडीज़ मिलती हैं, वेरियस सब्सिडीज़ होती हैं इनको टेक्नोलॉजी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ISO सर्टिफिकेट कोर्स के ऊपर। फर्स्ट इनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं जो भी MSME में रजिस्टर्ड होते हैं। सेकंड इनको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशन होती है, ये एलिजिबल होते हैं कि इनकम टैक्स के बेनिफिट ले सकते हैं। इनका जो GST का टैक्स रेट है, जैसे बाकी सभी बिजनेसेस के ऊपर 30% लग रहा है तो इन पर 25 लगेगा, इनको टैक्स कम लगता है। प्रोटेक्शन होती है इनको डिले पेमेंट्स के अगेंस्ट। अंडर द MSME एक्ट बायर्स मस्ट पे MSME विद इन 45 डेज ऑफ रिसीविंग। डिले पेमेंट्स अट्रैक्ट करती है यहाँ पे इंटरेस्ट को। ठीक है, इनको प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर इनकी पेमेंट्स डिले भी हो जाए 45 डेज तक का इनके पास टाइम होता है, पर नॉर्मल यूजर्स के पास नहीं होता। मार्केट सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, इनको कोर्ट्स मिलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूशंस के थ्रू मार्केट असिस्टेंस होती है, सपोर्ट करती है पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड में, और वो फेयर होते हैं। मार्केट सपोर्ट करती है जो भी बंदा MSME रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स मिलते हैं इनको। ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट, प्रायोरिटी सेक्टर बैंक्स जो इंश्योर करते हैं कि इनको क्विक लोन जो है, इनका लोन इजीली अप्रूव कर दिया जाए। इनको प्रायोरिटी दी जाती है जो भी बंदे रजिस्टर्ड होते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाता है। MSME अगर एक्सपोर्ट करता है सब्सिडीज असिस्टेंस तो इनको एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। असेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, पार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं इनको। ठीक है, स्पेसिस टू MSME सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्पेसिफिक गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इनको मदद करते हैं, भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बनाना चाहते हो बनाओ, जो करना चाहते हो करो। इनको पूरी तरह से सपोर्ट दी जाती है जो भी बंदे रजिस्टर्ड होते हैं। चैलेंजेस एज अ स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? लिमिटेड अवेयरनेस होती है, हमें पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ने हमारे फ़ायदे के लिए इतनी स्कीमें चला रखी हैं। इनएडिक्वेट असेस होता है, हमारे पास कम फाइनेंस होता है। डिफ़िकल्टी आती है हमें लंबे मतलब लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्रीज़ के साथ compete करने में। और यहीं पे MSME की क्वेश्चन की वाइंड अप है, कंक्लूजन है। बट मुझे नहीं लगता अब आपके माइंड में इतना सा भी होगा कि MSME के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, ये आपकी बुक का यूनिट 2 का आई थिंक पहला ही चैप्टर होगा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक्स के जो चैप्टर के नंबर है और मेरी बुक्स के जो चैप्टर के नंबर है ना वो डिफरेंट है। मेरे पास पुरानी बुक्स के मतलब इंडेक्स पड़े हुए हैं। मैंने बुक्स नहीं तो नहीं ली, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी नहीं बताया था, क्योंकि प्रैक्टिस थ्योरी वाले सब्जेक्ट में बुक्स की नीड नहीं होती है। बहुत से बच्चों ने तो बुक्स बाय ही नहीं की होती। ठीक है, तो मेरे पास बुक्स नहीं है, इस वजह से मैं आपको चैप्टर नेम नहीं बताया करूँगी अब वीडियोज़ में। तो सिंपल मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ इस वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? क्या नीड है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने की? एक नई यूनिट को सेट करने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनानी है? अगर हम एक नया या कह सकते हो कुछ नया क्रिएशन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ नया लेके आ रहे हैं,
उस नए को लाने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बनाना क्यों ज़रूरी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होती है जो आपको एक कंप्लीट एनालिसिस बताती है आपके प्रोजेक्ट का, उसको स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हो तो ये देखो आपकी कंपनी का ये एनालिसिस है और ये इसकी मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपकी कंपनी की स्ट्रेटजीज है, ऐसे फाइनेंशियल प्लान है, ये रिसोर्सेज हैं, इतना रिस्क है, इतना आउटकम आपको प्रोजेक्ट से आ सकता है। तो ये रिपोर्ट जो है ना एक रोड मैप का काम करती है। ये स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट मैनेजर को बताती है कि कैसे आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, और वो भी ऐसे कि कंपनी के सारे गोल्स अचीव हो जाए। अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जैसे आप एक नया वेंचर या नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है कि आपको कैसे करना है। ये आपको मदद करेगी कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट नीड टू बी डन, कैसे करना चाहिए, हाउ इट विल बी डन, और कब करना फ़ायदेमंद होगा, कि ये काम कब करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या की कंपोनेंट्स, क्या क्या की चीज़ें ऐड होती हैं। पहले इंट्रोडक्शन, बेसिक ब्रीफ ओवरव्यू होता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट को मतलब बिजनेस को एक्सपैंड करने का क्या पर्पस है, क्या बैकग्राउंड है। ऑब्जेक्टिव, आपको आपके मेन गोल कि प्रोजेक्ट का एम क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो बताना है। मार्केट एनालिसिस करके बताना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस ये है, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स है, मार्केट का ट्रेंड ये है। देन आपको उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट बताने हैं कि टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, क्या रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको वहाँ पे अपना फाइनेंशियल प्लान बताना है कि इतनी कॉस्ट का हम एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं, इतने फंड्स की हमें ज़रूरत है, ये रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं। रिस्क एनालाइज करना है, पोटेंशियल जो भी आइडेंटिफाई, रिस्क की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रेटेजीज बतानी है कि हम कैसे रिस्क को मिटिगेट यानी कि कम कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दोगे वहाँ पे प्रोजेक्ट में, रिपोर्ट में, और बता दोगे कि कैसे प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। क्यों हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत है जब भी हमने कुछ नया एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं। जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेते हैं, हमारे पास एक क्लैरिटी ऑफ विजन है, हमें पता है कि हमें किधर जाना है, हमारे पास सामने चाहे 10 रास्ते आ जाएं, हमें पता है हमें कौन सा पाथ चूज़ करना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें हमारे विजन के लिए क्लैरिटी देता है, हमें फिजिबल स्टडी करके बताता है कि हमारी टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स है क्या, हम किस हद तक चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हमें स्टडी होती है कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इन रिसोर्सेज से हम काम कर रहे हैं, कैसा स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ। ठीक है, थर्ड, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है, हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों फंड्स, कैसे फंड्स को एलोकेट करना है। हमें क्लैरिटी देता है कि कहाँ हमें प्रॉफिट होगा, कितने टाइम फ्रेम में होगा, कब तक हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ, हमें रिस्क असेसमेंट में मदद करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या फ्यूचर में चैलेंजेस, रिस्क आएंगे, और उसको पहले से ही प्लान करना, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना कि उन रिस्क को पार करके हम अपने गोल को पूरा कर लें। फिफ्थ, मार्केट एनालिसिस में मदद करता है। जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, हम उसमें एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे कस्टमर की क्या नीड्स हैं, मार्केट में क्या कंपटीशन है, मार्केट का क्या ट्रेंड है, जो कि हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी सर्विस हमें कस्टमर को ऑफर करनी है। मार्केट एनालिसिस में मदद करता है। रिसोर्स एलोकेशन के बारे में हम लोग अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताते हैं, तो इसको बताने की क्यों ज़रूरत है, क्यों इसकी नीड है, क्योंकि डिटेल बताते हैं कि कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो जिससे हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और वेस्टेज बिल्कुल कम कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग टूल में मदद करता है, कन्विंस करता है इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि आप प्रोजेक्ट को सपोर्ट करो। ठीक है, डिसीजन लेने में, क्योंकि अगर एक आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि इस बंदे ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, इन्फॉर्मेशन बताई है, आप उसको रीड करोगे, चेक करोगे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे और आप उस प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगे। एट्थ, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। हमेशा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो ये नहीं है कि मतलब आपने रूल्स को देखना ही नहीं है, हमेशा रूल्स के साथ कंप्लाई करना है। इंश्योर करना है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट सोचा है वो रूल्स के साथ कंप्लाई करे। ये नहीं है कानून तोड़ता जा रहा है आपका प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, जो भी लीगल हर्डल्स आएंगे जो भी एग्जीक्यूट करने में, उसको आपको लीगल वे से ही सॉल्व करना है, कुछ भी इलीगल नहीं करना है। सो कैसे इलेब्रेशन ऑफ नीड की क्यों ज़रूरत है हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, उसको इलेबरेट किया है एग्जांपल्स के थ्रू कि ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं तो हम हमारे फाइनेंशियल लॉसेस से अवॉइड कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, इंश्योर करते हैं कि हम मार्केट में फिट हो पाएँ, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है, हमें पता है क्या कॉम्पिटिशन है, क्या ट्रेंड है, हम मार्केट में फिट हो पाएंगे, कस्टमर की नीड का हमें पता है, हम इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गेन करेंगे। इन्वेस्टर सोचेगा कि इसने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, सारी डिटेल दी है, इन्वेस्टर उस रिपोर्ट को एनालाइज करेगा और हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा, हम रिसोर्सेज की वेस्टेज को कहीं ना कहीं अवॉइड करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है, हमने ऊपर प्रोसेस देखा कि अगर हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग बनाते हैं तो उसकी अब प्रोसेस तो देख लिया, पर इसके इंपॉर्टेंस क्या है।
इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले आती है प्लानिंग स्टेज। इसमें हम लोग प्लान करते हैं कि हम एक न्यू मतलब अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, कोई नया यूनिट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। पहले आती है प्लानिंग स्टेज जिसमें हम सब कुछ प्लान करते हैं। सेकंड, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम उसको मोनीटर करते रहते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद, और उसको कंट्रोल करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं कि वो अपने मतलब जो हमने सोचा है वही रास्ते पर जाए। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन के ऊपर कोई डाउट होगा। डिटेल ब्रेकडाउन यहाँ पे अगेन किया हुआ है और क्वेश्चन की कंक्लूजन है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको अगर क्वेश्चन आया तो आप लिख खाओगे पेपर में। ठीक है, अब कंसेप्ट आता है कि कंसेप्ट को बताओ कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप कंपनीज के बारे में किसको नहीं पता? स्टार्टअप सबको पता है, तो आपको स्टार्टअप के बारे में बताना है, इसके क्या नीड्स हैं, क्या चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं अगर हम स्टार्टअप को आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं, फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं। तो स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप इज़ अ यंग कंपनी या एक यंग बिजनेस जो अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, यानी कि एक स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी उसने एक्सपैंड होना है, एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होना है। तो स्टार्टअप्स आर ऑफ्टन क्रिएटेड। स्टार्टअप को कौन क्रिएट करता है? एंटरप्रेन्योर्स, जिनका एम होता है कि उन्होंने यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक सर्विस मार्केट में लेके आनी है। उनका फोकस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या स्पेसिफिक गैप को फुलफिल करना होता है या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। स्टार्टअप्स को इनोवेटिव आइडिया भी कहा जाता है कि फास्ट फेज ग्रोथ में पोटेंशियल डिसरप्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाए जाते हैं। स्टार्टअप्स में बेसिकली इनोवेशन होती है। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो स्टार्टअप एक न्यू बिजनेस है जिसका शुरुआत एक आइडिया से हुई है, और इसमें टेक्नोलॉजी डेफिनेटली सपोर्ट करती है, और इसका एम होता है कि इसने मतलब कस्टमर्स को रैपिडली अट्रैक्ट करना है, कस्टमर, इन्वेस्टर सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। एक स्टार्टअप कंपनी के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर एक नई कंपनी है डेफिनेटली उस बंदे के पास नया आइडिया है, इनोवेशन है। ठीक है, सेकंड, उसके पास स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है कि वो अपने बिजनेस को स्केल कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है न्यू मार्केट में। रिस्क टेकिंग, स्टार्टअप्स को कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि रिस्क फ्री होता है। फोर्थ, स्टार्टअप है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करेगा। न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, डिलीवर करने के लिए यूज़ की जाएगी। कस्टमर पे फोकस किया जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कस्टमर को किस चीज़ पे प्रॉब्लम आ रही है, उनकी टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए, वो उस पर फोकस करेगा। क्यों स्टार्टअप की ज़रूरत है? जब नए नए स्टार्टअप होंगे तभी तो नई नई नौकरियाँ क्रिएट होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होगी? स्टार्टअप्स के द्वारा। तो जॉब क्रिएट करेगा आपका स्टार्टअप, इकोनॉमी को ग्रो करेगा, दुनिया में और जॉब्स आएंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, बूस्ट करेगी, बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, नई नई इनोवेशन होगी, टेक्नोलॉजी हमारी यहाँ पे एडवांस हो जाएगी, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएंगे। मैनी स्टार्टअप्स जो हैं वो फोकस करते हैं सोशल चैलेंजेस पे, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, इनके ऊपर वो फोकस करते हैं कि अफोर्डेबल ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो मतलब ऐसे एरियाज़ में लोग रहते हैं जहाँ पे कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, उन तक कैसे एजुकेशन पहुँचाई जाए, क्योंकि फ़ोन तो हर जगह पहुँच गया है, स्कूल कॉलेजेस अभी भी बहुत जगह नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये कुछ सोशल इश्यूज़ पे भी फोकस करते हैं। क्या चैलेंजेस नई कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहला चैलेंज, पैसा नहीं होता किसी के पास, तो फंड्स का इशू आता है। सेकंड, मार्केट में कंपटीशन। अब ये तो है नहीं आपके दिमाग में आइडिया आया तो आप अकेले ही कर रहे हो, एक आइडिया पता नहीं कितने जनों को आता है, कितने लोगों का दिमाग उस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, फाइंड द राइट टैलेंट। स्टार्टअप्स को स्किल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। अब नए बंदे के दिमाग पे ये प्रेशर रहता है कि मैं किसको हायर करूँ, किस पे ट्रस्ट करूँ, कैसे एक सही बंदे को सही जॉब पे हायर करूँ। ठीक है, रेगुलेटरी बैरियर्स आते हैं। डेफिनेटली नई कंपनीज है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना। जैसे कोई नई कंपनी है या कोई नया स्टार्टअप है, जैसे आप लोग सोच लो चाय की टपरी है, कोई भी जगह पे हमने लगा दी और पुलिस ने आगे उठवा दी, वो हमारी मतलब वो स्टोरी उठा के ले गए। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज नहीं होती। जब हम नए नए स्टार्टअप कंपनीज होते हैं तो धीरे धीरे वो अकल आती है ना, धक्के खा के। ठीक है, उसके बाद स्केलिंग के इश्यूज आते हैं कि अगर आपको स्केल करना है तो डेफिनेटली आपको ग्रो करने के लिए क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, विच इज़ चैलेंजिंग। पर अगर एक स्टार्टअप कंपनी इनोवेशन ला सकती है तो वो ये सब कर सकती है, बट आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर को लाना अपने तक बड़ा ईजी है, पर कस्टमर को टिका के रखना कि कस्टमर दोबारा हमारे पास ही आए, हर बार उसको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करनी, दैट इज़ कस्टमर एक्विजिशन। की कस्टमर लाना तो बहुत आसान है, एक बार को तो हर कोई आ जाएगा, चल इसका भी ट्राई करके आते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करे, बट उस कस्टमर का हमारी शॉप पे टिकना
इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो आपको इसको सॉल्व करना है और कई बार रिस्क होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, ठीक है। तो ये स्टार्टअप्स में तो छोटी छोटी दिक्कतें आती ही हैं, पर जब तक ये दिक्कतें नहीं आएंगी, धक्के नहीं खाओगे, बड़ी कैसे बनोगे, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं स्टार्टअप्स के पास, स्टार्टअप कंपनीज़ के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो खुद को स्टार्टिंग से ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास चांस है कि वो ग्लोबल मार्केट में मतलब अपने आप को पहुंचा सकते हैं। जैसे ई लर्निंग का स्टार्टअप है, तो स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड किसी भी ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं। यूट्यूब है, पूरे वर्ल्ड वाइड में चलता है, कोई भी कहीं से भी वीडियो देख सकता है ना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फंडिंग, टैक्स बेनिफिट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स छोटे छोटे स्टार्टअप्स को। इंडिया में स्टार्टअप जो है इनिशिएट किए जाते हैं न्यू बिजनेसेस को, ग्लोबल लेवल पे कनेक्टिविटी होती है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास न्यू न्यू टेक्नोलॉजी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नए नए टूल्स हैं, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टार्टअप्स जो है सोशल इश्यूज़ को पहले एड्रेस करते हैं। अब अगर हम फॉरवर्ड की सोचें कि फ्यूचर के बारे में अगर सोचें, आज तो हमने स्टार्टअप कर लिया, पर फ्यूचर में इसको मतलब ग्रो करना है, फ्यूचर में अनलिमिटेड चीज़ें हमने अचीव करनी है, तो वे फॉरवर्ड के बारे में सोचें। तो बहुत सारे चैलेंजेस तो आएंगे, पर उसको ओवरकम करते हुए, सभी चैलेंजेस को ब्रेक करते हुए कैसे हमने एक मतलब बड़ा ब्रांड स्टैंड करना है। टू ओवरकम चैलेंजेस और कैपिटलाइज एन अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप्स को अडॉप्ट करनी पड़ेंगी बहुत सारी स्ट्रेटजीज। पहले तो उसको फोकस करना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, नई नई चीज़ें, नए नए रिसोर्सेज सीखने पड़ेंगे, इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना होगा, वेस्टेज कम करनी होगी, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखना होगा, लीवरेज टेक्नोलॉजी देनी होगी, यानी कि लेटेस्ट टूल प्लेटफॉर्म हेल्प करेंगे स्टार्टअप्स को एक मार्केट में टिकने में, ठीक है। सीख मेंटोरशिप होनी चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, एडवाइजर्स होने चाहिए जो स्टार्टअप्स को मदद करें। प्लान होना चाहिए कि आपने कैसे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, स्केल करना है। कोलैबोरेट करो लोगों के साथ, नेटवर्क्स के साथ, अपने आप को एडवर्टाइज करो, बिजनेस तभी तो टिकेगा। और यहीं पे क्वेश्चन की जो है कंक्लूजन है। आई होप इसके बाद आपको स्टार्टअप के बारे में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि स्टार्टअप के अंदर आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या इसके मेन डिवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजीज हैं। प्रोडक्ट के बारे में प्लान करना और प्रोडक्ट को मैनेज करना, दैट इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब आप नाम से समझोगे ना तो आप इतनी गप्पे लिख सकते हो। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि डेवलप किया जाता है, जिसमें मेंटेन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट को उसके लाइफ साइकिल के थ्रू। इस तरह से उसको डेवलप करते हैं कि वो कस्टमर की नीड और हमारे बिजनेस के गोल दोनों को पूरा कर पाए। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को सेट करना है, अपने प्रोडक्ट के उस वैसी स्ट्रेटजीज को क्रिएट करना है कि इंश्योर करना है कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक पाए। सिंपल टर्म्स में बोलें तो प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ अबाउट कि डिसाइड करना है कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, कब बनाना है और कैसे उसको लॉन्च करके सक्सेसफुल रखना है, ठीक है। दैट इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग कि क्या, कब, कैसे, क्यों लाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मार्केट में परफॉर्म करे और कस्टमर की सारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे। की फीचर्स क्या है, अगर आप प्रोडक्ट की प्लानिंग और मैनेजमेंट कर रहे हो, सबसे पहले यू हैव टू डू मार्केट रिसर्च। देन आपको आइडियल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है कि ऐसा आइडिया जो प्रोडक्ट को डेवलप करे, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। प्रोडक्शन की प्लानिंग कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कब और क्यों बनेगा। मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज प्लानिंग करो कि कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, कैसे सेल करोगे। और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कि कैसे प्रोडक्ट लॉन्च तो हो गया पर प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा कैसे, उसकी भी मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग करो, लाइफ साइकिल क्या होगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्ट प्लानिंग की, अगर आप प्रोडक्ट प्लानिंग करके चलते हो तो कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाओगे, कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक पाओगे, अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर पाओगे, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाओगे और नई नई क्रिएटिविटी कर पाओगे। क्योंकि जब आपके पास टाइम होता है कोई चीज़ को आप अगर तो जल्दी जल्दी में करते हो, नो डाउट जल्दी जल्दी में भी कई बार कुछ अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, पर अच्छी चीज़ें बनने में कई बार समय भी लगता है। तो क्रिएटिविटी टेक्स टाइम। अब ये तो है नहीं कि मेरा मूड ही नहीं है वीडियो बनाने का और मैं फिर भी बनाए जा रही हूँ और आपको कोई कंसेप्ट ही नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। तो इनोवेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अब कौन से कंपोनेंट हैं जो प्रोडक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट में मदद करते हैं। प्रोडक्ट का आइडिया जनरेशन, यू हैव अ वन न्यू आइडिया, एक नई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना, जहाँ तो आपके पास बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कोई न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, जहाँ एग्जिस्टिंग वन को इम्प्रूव करने के लिए कोई आइडिया तो आपके पास होना चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट एनालाइज करोगे, देन आप प्रोडक्ट के डिज़ाइन और
डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे। ऊपर वाले पॉइंट्स ही हैं जो हमने यहाँ पे देखे, ठीक है, ये वाले की फीचर्स ही, मार्केट रिसर्च, आइडिया डेवलप, प्रोडक्ट डिज़ाइन, यही पॉइंट्स हैं, बस एक्सप्लेन किए हुए हैं, एलैबोरेट किए हुए हैं। प्रोडक्शन की प्लानिंग करोगे, प्राइसिंग के बारे में सोचोगे कि ऐसा प्राइस रखना कि कस्टमर के लिए अफोर्डेबल भी हो और कंपनी को प्रॉफिट भी हो। प्रमोशन के बारे में सोचोगे, कैसे प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करना है। फीडबैक लोगे लोगों से, कस्टमर से, और उसके में इंप्रूवमेंट करते रहोगे, और लाइफ साइकिल कैसे चलेगा उसके बारे में ध्यान रखोगे। मेन डाइवर्सिफिकेशन की क्या स्ट्रेटेजी है, अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या उसके लिए स्ट्रेटजीज़ का आपको यूज़ करना पड़ेगा। डिवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजीज़ में इन्वॉल्व होता है कि एक्सपैंड करना, कंपनी के प्रोडक्ट को ऑफरिंग करनी, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना, ताकि हमारा रिस्क कम हो और हमारे लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। तो मेन 3 टाइप के डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं। पहली है कंसंट्रिक डिवर्सिफिकेशन। कंसंट्रिक डिवर्सिफिकेशन क्या होती है कि आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अपने पुराने बिजनेस में। टू यूज़ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड रिसोर्स टू एक्सपैंड, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। स्मार्टफोन कंपनी ने एक स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी, कस्टमर वही है, टारगेट ऑडियंस वही है, बस कंसेंट्रिक डिवर्सिफिकेशन कर दिया, एक न्यू प्रोडक्ट ले आए। फर्स्ट स्ट्रेटजी। सेकेंड स्ट्रेटजी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवर्सिफिकेशन। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट दैट आर अनरिलेटेड टू द करंट प्रोडक्ट, जो कि अनरिलेटेड है, कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, पर टारगेट ऑडियंस आपकी सेम कस्टमर है। जैसे कि अट्रैक्ट द सेम कस्टमर ऑन द बेस्ड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे कि क्लोथ ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है, उसने परफ्यूम लॉन्च कर दी है या एसेसरीज लॉन्च कर दी, कस्टमर सेम ही है, टारगेट ऑडियंस सेम ही है, कपड़ों वालों ने परफ्यूम, मतलब हॉरिजॉन्टल डिवर्सिफिकेशन की। थर्ड वन इज कैग्लोमेंट्रेट डिवर्सिफिकेशन, यानी कि एक्सपैंड इनटू कंप्लीटली अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज या मार्केट, कंप्लीटली अनरिलेटेड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हम कंप्लीटली अनरिलेटेड मार्केट में शिफ्ट कर जाते हैं तो हमारे बिजनेस का रिस्क कम हो जाता है कि मतलब एंटर करने में मल्टीपल सेक्टर्स में। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने हॉस्पिटल का बिजनेस शुरू कर लिया, कंप्लीटली डिफरेंट है वो, ठीक है, हमारे मतलब कस्टमर भी अलग हैं, टारगेट ऑडियंस भी यहाँ पे अलग हो गई। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हॉस्पिटल, कंप्लीटली डिफरेंट चली गई वो। तो 3 स्ट्रेटजीज हैं रिस्क वगैरह को कम करने की। एडवांटेजेस क्या है, अगर आप डिफरेंट डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हो तो एडवांटेज क्या है, रिस्क कम हो जाता है। जब आप डिफरेंट टाइप से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट या अपनी तरफ रिटेन करके रखने की कोशिश करते हो, रेवेन्यू आपका और जनरेट होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप पैसा कमाने के तरीके निकाल रहे हो। कॉम्पिटिटिव कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलती है और रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ हो जाते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं, हाई कॉस्ट होती है डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के लिए, हाई कॉस्ट लगती है डिवर्सिफिकेशन के लिए, और सेट न्यू फैक्ट्रीज को सेट करना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, ठीक है, नए प्रोडक्ट के लिए तो हाई कॉस्ट आती है। मैनेजमेंट कम्प्लेक्सिटी हो जाती है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना चैलेंजिंग हो जाता है। मार्केट रिस्क होता है कि पता नहीं हमारा न्यू प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, या फ्लॉप हो जाएगा। बहुत सी स्टार्टअप कंपनीज हैं जो फ्लॉप हो चुकी होती हैं ना। फोकस डिल्यूजन होता है, यानी कि अनरिलेटेड एरियाज में एक्सपैंड करना या डाइवर्ट करना बिजनेस की अटेंशन को कहीं ना कहीं गेन करता है। तो स्टेप्स क्या है कि अगर आपको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है डिवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजीज को, पहले मार्केट रिसर्च करो, फिजिबिलिटी को एनालाइज करो, फिर प्लानिंग करो, फिर पायलट टेस्टिंग करो, स्मॉल स्केल वर्जन को टेस्ट करो, फिर स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग पे काम करो कि कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज बनाओ, फिर मॉनिटर एंड फीडबैक लेते रहो। दैट्स अबाउट द क्वेश्चन। आई होप आपको प्रोडक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, हाउ इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स इन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, कि कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को डेवलप करने में। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता क्या है, 2023 में क्वेश्चन आया, मुझे नहीं पता मैंने ये आपको करवाया या एमकॉम को, बट ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, तो हो सकता है आपको आगे वाली क्लासेस भी रिपीट हो जाए, क्योंकि मैंने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आई थिंक एमकॉम के स्टूडेंट्स को करवाया है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग और कंट्रोल करते हो गुड्स की मूवमेंट, गुड्स एंड सर्विस की मूवमेंट को, और इन्फॉर्मेशन मतलब कहाँ से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्शन से लेके जब तक वो प्रोडक्ट कस्टमर कंज्यूम नहीं कर लेता, उसके बीच का सारा प्रोसेस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग, एवरीथिंग शुड बी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आई होप इट्स क्लियर। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिंपल सा वो प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट के ओरिजिन, जन्म लेने से लेके कंजप्शन तक के सारे प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है, प्लान किया जाता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि जो राइट प्रोडक्ट है राइट टाइम पे डिलीवर किया जाए, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट कंडीशन में, और ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट, यानी कि कम से कम कॉस्ट में कस्टमर तक पहुंचाया जाए। सिंपल टर्म्स में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ अबाउट मैनेजिंग कि कैसे गुड्स और सर्विसेज फ्लो करते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर एफिशिएंसी, कि कैसे ये फ्लो करता है, कि एलिमेंट्स
कि एलिमेंट्स क्या है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, कि ट्रांसपोर्टेशन, राइट मोड चूज़ करना है ट्रांसपोर्टेशन का, कि गुड्स कैसे मूव करेंगे, वेयर हाउस गुड्स को कहाँ स्टोर करके रखना है सेफली रहें, ठीक है, इन्वेंट्री स्टॉक को मैनेज करना, राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ऑर्डर को फुलफिल करना, प्रोसेसिंग एंड डिलीवर कस्टमर ऑर्डर, पैकेजिंग पैकेजेस का ध्यान रखना कि सेफली डिलीवर हो, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन जिनसे सप्लायर से माल लेना है, जो स्टॉक अब लेना है सप्लायर से वो कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है अगर आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रोडक्ट के जन्म से लेके प्रोडक्ट की कंजप्शन तक का सारा प्रोसेस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जब आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करते हो तो आप कॉस्ट एफिशिएंसी करते हो, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम आती है क्योंकि आप बल्क में शिपिंग करते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट की मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कम आते हैं, बल्क में शिपिंग करते हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे आपका ध्यान होता है, टाइमली प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो, प्रोडक्ट आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है, ऑन टाइम डिलीवरी आप कभी भी कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव आपको बहुत एडवांटेज मिलती है क्योंकि वेल मैनेज जब आपका लॉजिस्टिक सिस्टम होगा तो आपके बिजनेस आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर से बेस्ट परफॉर्म करेगा, आपके पास फास्ट डिलीवरी की सर्विसेज होंगी, लाइक अमेजोन प्राइम अट्रैक्ट करता है मोर कस्टमर्स को, आपके रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ होगा, आपकी रीच ग्लोबल लेवल तक होगी अगर आपके पास लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का बिजनेस को डेवलप करने में क्या रोल है, ये आपकी सप्लाई चेन को इन्हेंस करेगा, आप अपने सप्लाई चेन ऑपरेशन मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाएंगे, वो अगर आपकी उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी जो भी आपके सप्लायर्स हैं तो आपके जो सप्लाई है स्टॉक की उसमें वो कम से कम डिले करेंगे, फटाफट पहले आपके ऑर्डर को वो भुगताएंगे, तो आपके पास कभी स्टॉक की कमी नहीं होगी, सप्लाई चेन अच्छा होगा, आपका कस्टमर का आपके साथ एक्सपीरियंस और अच्छा होगा क्योंकि आप टाइमली उनको डिलीवर कर रहे हो, सेम डे डिलीवरी ऑप्शन भी दे रहे हो, तो कस्टमर के साथ कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी बूस्ट होगी, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी क्योंकि डिलीवरी रूट ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, तो आपकी फ्यूल की कंजप्शन, जब आपको एक ही एरिया से 10-10 ऑर्डर आ रहे हैं तो फ्यूल की कंजप्शन अपने आप आपको कम लगेगी, है ना। सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपैंड करने में सपोर्ट करेगी क्योंकि अगर आपने लॉजिस्टिक कर रखा है तो लोकल बिजनेस को एक्सपैंड करने में, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी मदद करती है, इन्हेंस करेगी रिस्क को मैनेज करने में, मल्टीपल सप्लायर्स हैं तो स्मूथ ऑपरेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर आप अकेले प्रोवाइड कर पा रहे हो तो यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे। अब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनका मेन मोटो क्या होता है कि टाइम पे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचे, कम से कम कॉस्ट में पहुँचे, क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट हो, स्टॉक हमारे पास हमेशा ऑन डिमांड रहे मतलब ऑन कंट्रोल रहे, कस्टमर हमसे हमेशा सेटिस्फाई रहे और हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो मतलब अडेप्ट भी हो जाए और स्केलेबल भी हो और ग्रोथ भी कर पाए, ठीक है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में चैलेंजेस क्या आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कई बार ना कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं कभी कम हो जाते हैं, सप्लाई चेन मुश्किल हो जाता है, मल्टीपल सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल करना कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टेक्नोलॉजी नई नई आती रहती है उसको अडॉप्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है, ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स आते हैं, ट्रैवल्स कस्टम्स रेगुलेशन रूल्स वगैरह को देखना उनके साथ कंप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती है सीजनल और कई बार तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स आती है कि बंदा क्या ही करे, हर बार डिमांड पूरी कर ही नहीं सकते क्योंकि कस्टमर ऐसे ऊट पटांग से पता नहीं कहाँ से देख के चीज़ें लेके आते हैं, कई बार ये मतलब दुकानदार भी चकाचौंध रह जाता है कि कहाँ से आया ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के पास, टेक्नोलॉजी को आप एडवांस कर सकते हो, ई कॉमर्स में आपकी ग्रोथ हो सकती है, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स मिलती है और ग्लोबल लेवल पे आप अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर सकते हो। तो आप अगर वे फॉरवर्ड देखोगे कि आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, आपको टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आने वाला टाइम और एडवांस टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, आपके कोलैब को और इन्हांस करना चाहिए, ट्रेनिंग्स को इम्प्रूव करना चाहिए और मार्केट के ट्रेंड को अडेप्ट करना चाहिए। सो ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके रोल हैं, कैसे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स प्रमोट करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को। ई कॉमर्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जहाँ पे आप बाय और सेल करते हो अपने गुड्स को थ्रू ऑनलाइन, इंटरनेट का यूज़ करके आप घर बैठे अपने सामान को ऑनलाइन मंगवा सकते हो, दैट इज़ ई कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन सेलिंग ऑल्सो। तो इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होती हैं बिटवीन बिजनेस कस्टमर और अदर पार्टीज जो भी कंडक्ट करते हैं थ्रू वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स इंक्लूड ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, इसमें कौन कौन से शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, मीशो, बहुत सारे हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस ऑल ओवर द मतलब पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा है, इंटरनेट ओवर द विदाउट नीड ऑफ फिजिकल स्टोर, इसका खुद का कोई फिजिकल स्टोर नहीं है पर ये पूरी दुनिया में काम कर रहा है। फीचर्स क्या है, अगर आप ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपके पास वाइड रीच है, आप बहुत दूर दूर तक कस्टमर्स तक अपने मतलब
दूर दूर तक कस्टमर तक अप्रोच कर सकते हो। 24 आवर्स 7 डेज अवेलेबल होता है। कन्वीनियंस होती है ऑनलाइन कि आप ब्राउज़र कंपेयर कर सकते हो प्रोडक्ट्स को दूसरी वेबसाइट्स के साथ। पर्सनलाइजेशन होता है, रिलेटेड प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है आपको। ऑनलाइन स्टोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, आपको फिजिकल स्टोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कम हो जाती है, वो रेंट वगैरह की, एम्प्लॉयज़ वगैरह की। पेमेंट ऑप्शन सिक्योर होते हैं, पेटीएम, गूगल पे, रियल टाइम पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा। पेपरलेस ट्रांजेक्शन होती है, कोई बिल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ई कॉमर्स का क्या रोल है, ई कॉमर्स का क्या रोल है बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, छोटे बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प करते हैं मार्केट में, हमारी रीच को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। हमारी कॉस्ट कम आती है क्योंकि हमारा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, कोई मेंटेनेंस के खर्चे नहीं है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम आती है। मार्केटिंग ऑनलाइन बहुत ईजी हो जाती है, एडवर्टाइजिंग वगैरह के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर इंगेज रहने शुरू हो जाते हैं। हमारी ट्रांजेक्शन फास्टर हो जाती हैं थ्रू जो भी पेमेंट ऐप्स हैं, गूगल पे वगैरह। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो भी प्रोडक्ट्स हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, कैटलॉग्स इजीली अपडेट हो जाते हैं, हम उनको इजीली प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। ब्रांड की अवेयरनेस बिल्ड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में पता चलता है। डाटा इनसाइट, लोगों को पता चलता है कि क्या प्रोडक्ट है, इसकी क्या मतलब, जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है, तो लोगों को मदद करता है कि उनको क्या मतलब। अगर आप लोग भी देखो तो आप अपने डाटा को देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट को कस्टमर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बेस्ट सेलर है, ठीक है। तो आप डाटा देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट हमारा बेस्ट सेलर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ये तो था कि ई कॉमर्स। एक होता है एम कॉमर्स, यानी कि मोबाइल कॉमर्स। ये एक सब्जेक्ट है, ई कॉमर्स का ही सबसेट है, जिसमें ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होती हैं, लाइक मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के थ्रू। इसमें एक्टिविटीज़ लाइक मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल से आप शॉपिंग कर सकते हो, ये मोबाइल के रिलेटेड है। मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल से ही बिजनेस करना। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना। मोबाइल से बहुत तरह के बिजनेस हो सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, बैंक ने भी मोबाइल से बिजनेस ही किया है। मोबाइल से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, मोबाइल से आप ऐप भी बना सकते हो, ऐप्स के थ्रू शॉपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो फीचर्स क्या है मोबाइल की, आपके पास असेसिबिलिटी होती है, कहीं से भी कस्टमर शॉप कर सकता है, यूज़र फ्रेंडली ऐप्स होते हैं, नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशंस भेजते रहते हैं। जोमेटो कैसे आपको प्यारी प्यारी नोटिफिकेशंस भेजता है, मोबाइल पेमेंट्स होती हैं, लोकेशन बेस्ड होती हैं। कोई भी है मोबाइल ऐप्स है, उसमें आप जीपीएस वगैरह लगा के आपकी लोकेशन वगैरह को चेक करते रहते हैं। लोकल डीजोन, स्विगी, आप लोकेशन चेक कर सकते हो। एम कॉमर्स का क्या रोल है छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए? ऑन द गो असेस होता है। फूड ट्रक बिजनेस कैन टेक ऑर्डर्स थ्रू अ मोबाइल ट्रक, मोबाइल ऐप, ठीक है। कस्टमर शॉप कहीं से भी कर सकते हैं अपने मोबाइल का यूज़ करके, इससे हमारी सेल्स बढ़ती हैं। अफोर्डेबल मार्केटिंग होती है हमारे पास। इन्हांस, कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस होता है ब्राउजिंग के थ्रू परचेज करके। ऑनलाइन स्टोर ऐप से अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो क्विक चेकआउट के ऑप्शंस होते हैं, आपकी लोकल बिजनेस को बूस्ट मिलता है। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस होते हैं। मोबाइल ऐप आपको सिंपली मैनेज करने में, ऑर्डर्स को, इन्वेंट्री को ट्रैक करने में मदद करते हैं। आपकी कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है, क्योंकि पॉइंट्स, अगर आप रिपीट कस्टमर आपसे कोई चीज़ परचेज कर रहा है या एक ही प्रोडक्ट को सारे कस्टमर बार बार परचेज करें तो पॉइंट्स बनते हैं, तो ये वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सजेशन में चला जाता है। चैलेंजेस क्या आते हैं ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में? दोनों में ही टेक्निकल इश्यूज आते हैं। इंटरनेट अगर आपका बेकार है तो आप ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकते। साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग वगैरह की, कोई आपका अकाउंट हैक ना कर ले। लॉजिस्टिक चैलेंजेस, डिलीवरी मतलब लॉजिस्टिक डिलीवरी प्रोडक्ट, कई बार मतलब ऐसे एरियाज़ में डिलीवरी करनी होती है कि वहाँ पे मतलब कन्वीनियंस जाने का कोई साधन ही नहीं होता, तो वो कई बार मुश्किल हो जाता है। कंपटीशन बड़ा है मार्केट में, क्राउड में खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। और कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना सबसे बड़ा पार्ट है कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट क्यों करे, आप ऐसा क्या प्रोवाइड करें। तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं? स्मार्टफोन पेनिट्रेशन राइज होता है, ग्रोइंग, जो जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एम कॉमर्स की बढ़ती जा रही है। डिजिटल पेमेंट ग्रो कर रही है, ग्लोबल मार्केट असेस हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंच रहे हैं, पर्सनलाइज यूजिंग हो रही है एआई की, ठीक है। तो गाइज बिल्कुल ना बेसिक से पॉइंट है, क्योंकि एंटरप्रीनियर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेइंतहा गप्पे चल सकती हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए पेपर में आपको कुछ ही पॉइंट्स याद आएंगे जो भी मैं बता रही हूँ, तो सारे तो आप लर्न भी नहीं करोगे, मुझे पता है इतना आप पढ़ोगे भी नहीं, बट फिर भी करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और क्या ऐसे मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, स्पेशली टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने में रोल प्ले करती हैं। इनको एक वाइड रेंज ऑफ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इनके पास क्रेडिट का लिमिटेड असेस होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास स्केल करने के लिए लिमिटेड क्रेडिट होता है।
ठीक है। इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं होती, लैक ऑफ कोलेट्रल, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता, हाई प्रिसीव बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह, हाई इंटरेस्ट रेट इनको चार्ज किए जाते हैं। तो कई बार इनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, पेमेंट्स इनको डिले हो जाती हैं क्योंकि छोटा बिजनेस है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स मतलब अफेक्ट करेगा इनके कैश फ्लो को। ठीक है। उसके बाद इसके लिए मेजर्स क्या है कि इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे मेजर किया जा सके। गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम चला सकती है कि इनको फंड्स दिए जाएँ, लोन्स प्रोवाइड किए जाएँ, कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किए जाएँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट चलाए जा सकते हैं जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करें। ठीक है। उसके बाद प्रॉम्प्ट पेमेंट एक्ट चलाया जा सकता है जो कि इंश्योर करे कि टाइमली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को पेमेंट की मिले बायर्स के द्वारा, जो कि उनका कैश फ्लो सुधारने में मदद करेगा, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। वो बेटर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाएँ। अब ऑब्वियस है, कैश फ्लो अच्छा होगा तो सारे काम अच्छे होंगे। ठीक है। सेकेंड चैलेंज क्या आता है, उनको टेक्नोलॉजिकल चैलेंज फेस करना पड़ता है। उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनके पास वो इनएबल होते हैं कि वो कम्पीट कर पाएँ बड़ी फर्म्स के साथ। ठीक है। क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड एडवांटेज, लिमिटेड एडवांसमेंट होती है, लिमिटेड स्टाफ होता है, हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, आपको पता ही है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी होती है, बहुत दिक्कत आती है। उसके मेजर्स क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज आते हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम लाई जा सकती है, उसको इंट्रोड्यूस कर सकती है कि मतलब उनको टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड की जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए सोल्यूशंस दिए जा सकते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को और इम्प्रूव कर पाए। कोलैबोरेशन विद लार्ज फर्म्स, स्मॉल बिजनेसेस को कोलैब करने के लिए कहा जाए कि लार्ज फर्म्स के साथ आप कोलैब करके प्रॉफिट कमा सकते हो, बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, बेटर एक्सपीरियंस बंदों के साथ काम कर सकते हो, ट्रेनिंग और उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट कर सकती हैं ट्रेनिंग, उनके वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए, उनके नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। थर्ड, उनको मार्केट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ नहीं होती, उसकी कमी होती है, मार्केटिंग की रीच, लोगों तो जान पहचान उनकी बहुत कम होती है, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत होता है और बहुत से लोग ब्रांड को पहचानते नहीं है क्योंकि नया ब्रांड है, छोटे कंपनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो ब्रांड को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता। तो इसको सॉल्व करने के क्या मेजर्स है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, उनको मार्केटिंग के लिए स्कीम ला सकती है, मार्केट रिसर्च में उनकी मदद की जा सकती है कि मार्केट रिसर्च करें, अंडरस्टैंड करें कि कस्टमर क्या प्रेफरेंस कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू अपने ब्रांड को मतलब थोड़ा एलैबोरेट करें, कोलैब करें रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। फोर्थ, उनको क्या इशू आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनकी बेसिक नीड्स भी कई बार पूरी नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इसमें दिक्कत आती है। पुअर क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनको मतलब अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं प्रोवाइड की जाती क्योंकि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है। उन तक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हो पाते, उनके पास लिमिटेड असेस होता है इंडस्ट्रियल स्टेट में। मेजर्स क्या है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, पब्लिक पार्टनर, प्राइवेटशिप वो खुद कर सकती हैं पार्टनरशिप, क्लस्टर डेवलपमेंट कर सकती है यानी कि एक इंडस्ट्रियल क्लटर इन रीजन जहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री शेयर करेंगे अपने कॉमन रिसोर्सेज को, यानी कि स्मॉल कंपनीज के साथ कोलैब करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इंप्रूव किया जा सकता है, मतलब अपने कॉमन रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम करो। एनर्जी कंजर्वेटिव और रीन्यूएबल सोर्सेज लाए जा सकते हैं जिससे उनको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की दिक्कत ना आए। ठीक है। तो उनको अनरिलायबल पावर सप्लाईज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। फिफ्थ प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम। स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, लेबर अनरेस्ट होती है, पुअर वर्किंग की कंडीशन होती है, वेजेस कम होती है, कम एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, ट्रेनिंग डेफिशिएंसी होती है। तो क्या मेजर्स हैं कि स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाएं, लेबर की वेलफेयर के लिए पॉलिसी लाई जाए और उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए। रूल्स एंड कंप्लायंस इशू आते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि उनको कम्प्लेक्स रूल्स होते हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिफिकल्टी आती है उसको समझने में। टाइम कंज्यूमिंग डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उनको डिले हो जाता है इसकी वजह से। हाई कंप्लायंस की कॉस्ट होती है, रूल्स को फॉलो करना मतलब एक कॉस्टली माना जा रहा है। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए वो महंगा पड़ रहा है। तो क्या मेजर्स हैं, प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल कर दो कि अगर कोई बंदा छोटी कंपनी भी आपके गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करके काम करना चाहता है तो उसके लिए उसको इतना डिफिकल्ट तो ना बनाओ क्योंकि पहले वो छोटे लेवल पे कंपनी है, उसको उतनी कॉस्ट लग रही है, ऊपर से इतना प्रोसेस डिफिकल्टी है, तो उसको सिंपल रखो। अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाओ, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करो, उनके अवेयरनेस जगाओ उनमें कि कैसे काम किया जा सकता है, गाइडेंस दो, ई गवर्नेंस करो, ऑनलाइन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग, टैक्सेस ऑनलाइन कर दो सब कुछ। ठीक है। अब सेवंथ दिक्कत क्या आती है, चैलेंज क्या आता है कि उनके पास इनोवेशन और रिसर्च की कमी होती है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है कि वो पैसे ही नहीं है तो इनोवेशन में कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे और वो ट्रेडिशनल पुराने मेथड्स पे डिपेंड कर रहे हैं। मेजर्स क्या है, गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स दे सकती है, कोलैब कर सकती है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ और इंसेंटिव्स उनको मिल सकती हैं इनोवेशंस के लिए। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिशन और ट्रेड बैरियर्स आते हैं, एक्सपोजर टू ग्लोबल। तो बिल्कुल ना गाइस देखो,
मैं बोली जा रही हूँ, आप इतना सुन तो रहे नहीं होगे मुझे लगता है अभी तक। तो क्वेश्चन ये वाला हो जाता है यहीं पे वाइंड अप। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेरियस एग्जम्पशंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले में, क्वेश्चन में ही है SSIS इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन की एग्जम्पशंस है, मैंने ना इंटरनेट पे देखा, बट मुझे ना सारी एग्जम्पशन मतलब 3-4 वेबसाइट्स ओपन की अलग अलग दिख रही हैं। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है, आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज़ 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 अपनी बुक में से ढूंढिए कि एग्जम्पशंस कहाँ पे है, ये आंसर ज़रूर देख के जाइएगा कि एग्जम्पशंस क्या है। और ये क्वेश्चन लर्निंग बेस पे ही है, एग्जम्पशंस वाला आपको सेक्शन वगैरह होंगे इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन करना ज़रूर है क्योंकि 2021 में आया है, बट ये मैं गूगल से नहीं निकाल रही हूँ, वरना आप लोग फिर बोलोगे कि दीदी आपका आंसर हमारी बुक से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जम्पशन सेक्शंस के बेस पे होती है और मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी बुक्स को यहाँ पे प्रेफर करेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, क्या उसके बेनिफिट्स हैं वेरियस स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, वो बैकबोन है बहुत सारी इकॉनमीज की, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया की बैकबोन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जीडीपी वगैरह में इकॉनमी को बूस्ट करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत मदद करती हैं। ये इंडस्ट्रीज सिर्फ हमारे एम्प्लॉयमेंट में ही नहीं सिर्फ, बल्कि हमारी इकॉनमी की ओवरऑल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। टुडे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो रोल और टेक्नोलॉजी का रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी तो होनी ही चाहिए, वो होनी मस्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी वो टूल्स या नई मशीन्स या वो नई टेक्निक्स हैं जो एक बिजनेस को अपने टास्क को परफॉर्म करने में मदद करेंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी की रेंज बेसिक टूल से लेके एडवांस मशीनरी तक होनी चाहिए। इसमें आपकी ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऑब्वियस अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, उनकी कॉस्ट कम आएगी, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और इम्प्रूव होगी, वो मार्केट में compete कर पाएंगे, नई नई इनोवेशन और प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाएंगे, ग्लोबल मार्केट में असेस कर पाएंगे और मार्केट में सस्टेनेबल यानी कि टिक पाएंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट के स्कीम्स के क्या बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया गवर्नमेंट जो कि रिकॉग्नाइज करती हैं कि टेक्नोलॉजी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजीज तो होनी ही चाहिए अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, ग्रो करना है। तो इस टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन को इनकरेज करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स, इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। स्कीम्स का मेन एम क्या है कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट, गाइडेंस प्रोवाइड करने की, न्यू टेक्नोलॉजी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आए। सबसे पहली स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा क्या लाई गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, कि आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए फंड ले सकते हो। ये स्कीम चलाई गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मदद कर पाएँ कि वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाएँ, अपनी कंपनी में न्यू टेक्नोलॉजी को ला पाएँ। ये स्कीम ऑफर करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, आपको सब्सिडी, लोन देती है स्मॉल बिजनेसेस को कि वो अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी मशीनों को अपग्रेड करें, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो बेनिफिट क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, आपको लोन ईजिली मिल जाता है, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को असेस कर पाओगे, मार्केट में कम्पीट कर पाओगे। सेकेंड क्या स्कीम आई, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। ये फोकस करता है कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली स्मॉल सेक्टर इन्वेस्टमेंट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको कम्पीट करने के लिए और इम्प्रूव किया जाए। ये आपको प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि उनको हेल्प करें कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर पाएँ और न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाएँ। तो इसके बेनिफिट क्या है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स को आपकी डेवलप किया जाता है और मार्केट में आपको असेस करने में मदद करते हैं कि आप कंपीट कैसे कर सकते हो। थर्ड स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम का एम क्या होता है कि आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ताकि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाओ। इस स्कीम के अंदर स्मॉल बिजनेसेस कैपिटल को ऑब्टेन कर सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे और आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं एडवांस मशीनरी इक्विपमेंट को बाय करने के लिए। बेनिफिट्स क्या है कि आपको कैपिटल के ऊपर सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी तो पता है ना, सबके घर पे पहले LPG के ऊपर सब्सिडी आती थी, सिलेंडर जब हम खरीदते थे तो सब्सिडी आई थिंक सबको पता होगी। ठीक है, और इनोवेशंस को
इनकरेज करती है। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट स्कीम क्या आई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोट और फाइनेंस करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में। यह आपको बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करता है, फंडिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन्स और नए वेंचर्स के लिए लोन। तो बेनिफिट क्या है, आपके पास लोन की फैसिलिटी होती है। सेकंड, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे मदद की जाती है, वो असिस्ट किया जाता है। फिफ्थ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप। तो लॉन्च किए जाते हैं, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME। ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही आते हैं, ठीक है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के मिनिस्टर के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया जाता है, जो कि एस्पायर करते हैं कि ये स्कीम फोकस करेगी इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर और रूरल एरिया में। ये हेल्प करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, उनको टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करके, उनके लिए इनोवेशन के लिए इको सिस्टम को क्रिएट करके। बेनिफिट क्या है कि इनोवेशन के लिए आपको सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है और आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए मदद करती है। फिर सिक्स्थ स्कीम क्या है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है स्मॉल बिजनेसेस को पर्टिकुलर एरियाज़ में, ताकि आप नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर पाओ, आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाओ और आपकी कॉस्ट कम कर पाओ। बेनिफिट्स क्या है, आपकी कॉस्ट शेयर हो जाती है, ग्रुप बेनिफिट्स मिलते हैं और आपको कोलैब में इंप्रूवमेंट होती है। सेवंथ, डिजिटल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज स्कीम। ये स्कीम फोकस करती है कि स्मॉल बिजनेसेस को इनकरेज करना है कि आप नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करो। तो बिल्कुल ना बेसिक पॉइंट्स हैं। अटल इंफॉर्मेशन मिशन है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको इनोवेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्ट करने के लिए, आपको नेम से ही समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में, फ्यूचर को एडवांस में टेक्नोलॉजी ऐसी जो आपके फोरकास्ट करे, ठीक है, आपको एडवाइस देगी क्या टेक्नोलॉजी आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इंप्लीमेंट करना है तो क्या चैलेंजेस हैं, हाई कॉस्ट है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स है, आपके पास अवेयरनेस नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर के तो इशू आते ही आते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन की कंक्लूजन और वीडियो की वाइंड अप हो जाएगी आपकी यहीं पे। सो आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। मतलब मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन है इस वीडियो के बनाने के बाद कि मुझे लगता है कि मैंने आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई डोंट नो वीडियो कितनी लंबी हो गई है, बट कंसेप्ट की आपको क्लैरिटी है। वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग में इतना सिलेबस तो मैंने मतलब डाल दिया कि अगर पढ़े बिना भी आप पेपर में अटैम्प्ट तो कर आओगे। बाकी दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना समझा पाई हूँ, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। सो चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपने अगली वीडियो में, आपके अगले एग्जाम में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।